हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि 19वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस क्रिटिक थे, उनके क्रिटिकल एस्से जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें ऑथर की, तो ये विक्टोरियन एज के ग्रेट पोइट व क्रिटिक थे और इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 ईस्वी को इंग्लैंड में। और दोस्तों, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है जैसे डोवर बिच, द स्कॉलर जिप्सी, ईटीसी। और इन्हें द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी भी बोला जाता है। इन्होंने एक मेथड भी डेवलप किया था जिसका नाम है टच स्टोन मेथड। और यह किस वर्क के अंदर दिया गया था? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का एक एस्से है द स्टडी ऑफ पोएट्री। इसमें इस मेथड को समझाया गया है और इस एस्से में अर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ पोएट्री को क्रिटिसाइज किया है और इसी के साथ साथ अर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है। अर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री की गहराई और वैल्यू को समझना चाहिए। पोएट्री सोसाइटी को आईना दिखाती है और अर्नोल्ड के अनुसार साइंस भी पोएट्री के बिना अधूरा है। और वहीं रिलीजन और फिलॉसफी पोएट्री के मार्गदर्शक हैं। अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग मनुष्य पोएट्री में अपना कंफर्ट तथा संतुष्टि खोजता है और आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोएट्री वर्क में कैसे इस मेथड को समझाया है वह जानेंगे। अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग आप टच स्टोन मेथड का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पोएट्री कितनी अच्छी लिखी गई है और कितनी अच्छी नहीं लिखी गई है। आप इसे एक टाइप का कंपैरेटिव मेथड भी मान सकते हैं। जो टच स्टोन मेथड है, इसे एक टाइप का कंपैरेटिव मेथड भी माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैथ्यू अर्नोल्ड ने कंपैरिजन पर जोर दिया है। ये क्लासिकल राइटर्स जैसे होमर व दांते को काफी एडमायर करते हैं। तो होमर के वर्क से इन्होंने कंपैरिजन करने की बात कही है, ये आगे जानेंगे, ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो अर्नोल्ड के अनुसार जब भी कोई पोएम पढ़ता है तो तीन टाइप से उस पोएट्री का आकलन करता है कि ये जो पोएट्री है ये बेस्ट फॉर्म में लिखी गई है या फिर नहीं। अब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये तीन टाइप्स के जो एस्टिमेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला एस्टिमेट है रियल एस्टिमेट, दूसरा है हिस्टोरिकल एस्टिमेट और तीसरा है पर्सनल एस्टिमेट। रियल एस्टिमेट में टच स्टोन मेथड आता है जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टिमेट को, ये यानी जिसके अंदर टच स्टोन मेथड आता है। अब टच स्टोन मेथड क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पोएट्री को दूसरे वर्क से कंपेयर करने का एक साइंटिफिक तरीका है और यह मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत ही फेमस मेथड है। अगर आपको किसी राइटर के वर्क को जज करना है तो आप उस राइटर के सबसे बेस्ट से बेस्ट वर्क को उठाओ, मतलब कि आप क्लासिक्स राइटर के वर्क को उठाओ और उस वर्क से कंपैरिजन करो। उन क्लासिकल राइटर्स के वर्क्स की कुछ लाइन्स, कुछ कोटेशन और कुछ पैसेज को उठाओ और उनको एक तरफ रखो और जिस वर्क को आपको जज करना है उसको एक तरफ रखो। अब इन दोनों वर्क को कंपैरिजन करो। तो फ्रेंड्स, ये है कंपैरिजन करने वाला मेथड, टच स्टोन मेथड। अगर मामला बराबर या उसके आसपास आता है तो पोएट्री अच्छी कहलाने लायक है, वरना नहीं। ऐसा मानना है मैथ्यू अर्नोल्ड का। दोस्तों, यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने 4 राइटर्स के नाम बतलाए हैं कि जिनके वर्क से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो 4 राइटर्स हैं होमर, दांते, मिल्टन और शेक्सपियर। जिसमें क्लासिक राइटर्स जो हैं वो हैं होमर और दांते। जो होमर और दांते हैं वो क्लासिक राइटर हो गए आपके। और दोस्तों, जो मिल्टन और शेक्सपियर हैं वो हो गए आपके नॉन क्लासिक राइटर्स। तो इन 4 राइटर्स के वर्क से आप तुलना कर लो और पता लग जाएगा कि पोएट्री अच्छी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या ये मेथड सक्सेसफुल हो सकता है? क्या ऐसा कंपैरिजन करना किसी दूसरे राइटर की बेइज्जती नहीं होगी? क्या उसके आर्ट की बेइज्जती नहीं होगी? तो ये कंपैरिजन करना कहाँ तक सही है? भाई, हम किसी और राइटर से कंपैरिजन क्यों करें? उनका माहौल अलग था, हमारा माहौल अलग है। उनकी पोएट्री अलग थी, हमारी पोएट्री अलग है। उनका टाइम पीरियड अलग था और हमारा टाइम अलग है। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसलिए ये मेथड काफी हद तक प्रैक्टिकली फेल रहा था। यहाँ तक कि टी.एस. इलियट, जो मैथ्यू अर्नोल्ड के बहुत बड़े एडमायरर रहे थे, उन्होंने भी इस मेथड को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर पर्सनल एस्टिमेट की बात की जाए
तो इसमें रीडर किसी भी पोएट्स को तो इसमें रीडर किसी भी पोएट्री को अपनी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से जज करता है। जैसे मान लो हमें विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत पसंद है, वो जीनियस हैं, वो कुछ भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, और आपको कोई और राइटर पसंद है जैसे टी.एस. एलियट, तो आपके लिए वो जीनियस हैं। इसलिए पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से जो लाइक्स या डिसलाइक्स हैं उस हिसाब से किसी की पोएट्री को जज करेंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका है किसी की पोएट्री को जज करना। अब हमारा तीसरा टाइप आता है हिस्टोरिकल एस्टिमेट। तो दोस्तों इसके अंदर ये देखा जाता है कि वर्क को लिखने वाला राइटर कितना पुराना है, यानी ग्रीक राइटर ने कुछ लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा, रोमन राइटर ने कुछ लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा, तथा कैडमैन ने कुछ लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ ये बोलते हैं कि पुराना होने का ये मतलब नहीं होता कि राइटिंग अच्छी ही है। जैसे आप कैडमैन का कंपैरिजन करेंगे जॉन मिल्टन से, तो आप पाओगे कि जॉन मिल्टन अभी के राइटर हैं, वो पुराने राइटर नहीं हैं, लेकिन कैडमैन तो बहुत ही पुराने राइटर हैं। तो इन दोनों के वर्क को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो समझेंगे कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो ज्यादा सीरियस है, लेकिन हिस्टोरिक एस्टिमेट के हिसाब से जब जज करेंगे तो कैडमैन पुराने हैं तो उनकी राइटिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो ये जजमेंट करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो अर्नोल्ड का एस्से है द स्टडी ऑफ पोइट्री, इसका कंक्लूजन निकलता है कि अर्नोल्ड ने ढंग से पोइट्री की स्टडी की है, और इसी के साथ रीडर को ये एडवाइस दी है कि कभी भी ब्लाइंड होकर के पोइट्री मत पढ़ो। फ्रेंड्स इसमें अर्नोल्ड ने रियल एस्टिमेट को ज्यादा सपोर्ट किया है, और रियल एस्टिमेट में ही इसने टचस्टोन मेथड को भी दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।